जय भारत। साथियों, कई दिन से आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी और लगातार आप लोग कह रहे थे कि मैं लाइव आऊं। बीच में क्या क्या हुआ आप सबको पता है, इसलिए लाइव आना संभव ही नहीं था। और कल रात को मैं देर रात घर पे आया, करीब 11 बजे घर पहुंचा और थकान भी थी। कुछ और भी विषय थे जिसकी वजह से दिन में मैं जो है दूर रहा। बहुत कम लोगों से मुलाकात हुई। फिर अपने मुझे अपने वकील साथियों से मिलना था जो इस दौरान लगातार खड़े हुए थे, उनसे मैं चर्चा करता रहा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग इस परिस्थितियों में जिस तरीके से आप लगातार हमारे साथ खड़े रहे, मानसिक रूप से हर तरीके से हमें सहयोग करते रहे, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि वो सवाल अभी भी है कि हमारी गलती क्या थी। हम वहां क्या कहने गए थे? हम ये कहने गए थे बहुविधान खत्म करो, संविधान लागू करो, अंग्रेजी कानून खत्म करो, स्वदेशी कानून बनाओ। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, भारत में संविधान नहीं बहुविधान चल रहा है। संविधान का मतलब होता है समधन विधान, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल लॉ। संविधान के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। जैसे धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, हम उसको रिलीजन एक थोड़ा सा मैचिंग सा वर्ड है जिसको हम यूज कर लेते हैं कि धर्म का मतलब रिलीजन। वास्तव में धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग है, संविधान बिल्कुल अलग है। संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूट, एक कानून जो किसी के लिए बना दीजिए, अगड़े के लिए बना दीजिए, पिछड़े के लिए बना दीजिए, एससी के लिए बना दीजिए, एसटी के लिए बना दीजिए, ओबीसी के लिए बना दीजिए, महिला के लिए बना दीजिए, पुरुष के लिए बना दीजिए, कॉन्स्टिट्यूट हुआ। संविधान का मतलब हुआ समधन विधान बराबर संविधान, ऐसा विधान जो सब पे लागू, उसको कहते हैं संविधान। तो यही बात हम वहां कहने गए थे 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे कि हमें भारत को जोड़ना है तो बहुविधान नहीं संविधान चाहिए। जितने भी पर्सनल लॉज हैं उनको आप मर्ज करके उसको यूनिफॉर्म बनाइए। उदाहरण के लिए यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए, जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मेंटेनेंस एलिमनी के इशू भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, गुजारा भत्ता एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, विरासत का नियम, सक्सेशन इनहेरिटेंस यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो जितने भी सिविल राइट के इशू हैं, जो पर्सनल राइट के इशू है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये बात हम कहने, और आप लोग भी ये सुनने आए थे और आप लोग भी कहने आए थे। इस पूरी घटना ने कुछ सवाल खड़े किए हैं जो हम सबको समझने की जरूरत है। जंतर मंतर पे केजरीवाल की सभा चल रही थी और केजरीवाल भाषण दे रहे थे, उनके सामने एक व्यक्ति ने फांसी लगाई थी। उसके लिए केजरीवाल से पूछताछ क्यों नहीं हुई? उसके लिए केजरीवाल को थाने में क्यों नहीं बुलाया गया? उसके लिए केजरीवाल को तिहाड़ क्यों नहीं भेजा गया? चलिए, पुरानी घटना हो गई। निजामुद्दीन मरकज में 4 से 5 हजार मरकजी आए, पूरे देश में कोरोना को फैलाया। तो उस मरकज के मुखिया मौलाना साद से पूछताछ क्यों नहीं हुई? मौलाना साद को तिहाड़ क्यों नहीं भेजा गया? और उसके बाद आते हैं, दिल्ली में पुलिस वालों को पीटा गया, लाल किले पे पूरी हिंसा हुई। आप सबको पता है लाल किले पे किस तरीके से नंगा नाच हुआ था। पूरे दिल्ली में ट्रैक्टर दौड़ा दौड़ा के बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी। तो वहां पे क्यों तोड़ने वालों पर कार्रवाई क्यों हुई? आयोजक पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अगर यह कह के कि जंतर मंतर का आयोजक मैं था और मेरे 12 बजे वहां से आने के बाद 4 बजे एक वीडियो बनता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, फिर तो जो कुछ रामलीला मैदान पे हुआ था, जो कुछ पूरे दिल्ली में हुआ था, उसकी जिम्मेदारी राकेश टिकैत की है। अगर जंतर मंतर पे मेरे आने के 4 घंटे बाद जो कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है और मुझे तिहाड़ जेल जाना पड़ा, फिर तो अरविंद केजरीवाल के सामने व्यक्ति ने फांसी लगाई थी, उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की। अगर भाषण देने के कारण, आयोजन के कारण इस तरीके की बातें भी जिम्मेदारी होती है, फिर तो राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप आता है, और उनके ये कहने के बाद पूरे देश भर में सिखों को जलाया गया, मारा गया, लूटा गया, सिखों को घर उजाड़ा गया। फिर तो सिख दंगों के लिए राजीव गांधी जिम्मेदार है। हमने तो ऐसा कोई भाषण नहीं दिया। यहां तो बाकायदा भाषण दिए गए। सीए का जो शाहीन बाग का दंगा शुरू हुआ था, वो सोनिया गांधी के रामलीला मैदान में ये कहने के बाद हुआ था कि सीए कानून नहीं खत्म हुआ तो हम इनसे ईंट बजा देंगे, सब लोग घर के बाहर निकलो और सीए का विरोध करो। और उसके बाद लोग निकले और शाहीन बाग हुआ। फिर तो शाहीन बाग के लिए सोनिया गांधी से पूछताछ होनी चाहिए, सोनिया गांधी को तिहाड़ भेजना चाहिए। सवाल सीधी सी बात है। न हमने कोई शाहीन बाग करवाया, न हमने कोई बैरिकेडिंग पे जिस तरीके से ट्रैक्टर चलवाया गया वो कोई काम किया, न हमारे सामने कोई फांसी लगा रहा था, न हमने ऐसी कोई बात की जो राजीव गांधी ने किया था, न हमने ये कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म कर देंगे। आपको याद होगा ओवैसी के छोटे भाई ने क्या बोला था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, हिंदुस्तान के हिंदुओं को खत्म कर देंगे। वो तिहाड़ नहीं गया, वो तो विधानसभा पहुंच गया। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? इसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं जवाब देने, उन्हें इसका जवाब भी देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि मौलाना साद को आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया। उसके तो दुनिया भर के भाषण है। बरकती को आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया?
बुखारी को आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? ओवैसी को आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? राकेश टिकैत को आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार करके तिहाड़ भेजा गया? हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। हम तो कह रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून नहीं छोड़ गए, तो अंग्रेजी कानून खत्म होने चाहिए, यही बात हम कह रहे थे वहां पे। हमारी पूरी बाइट आपके सामने फेसबुक पे लाइव हुआ है, 17-18 लाख लोगों ने देखा है, आप खुद दोबारा एक बार आप देख लीजिए फेसबुक पे जाके। जब तक अंग्रेजी कानून चलेगा तब तक पुलिस की मनमानी चलेगी। और एक बात और, ओवैसी के ट्वीट करने के बाद अगर पुलिस एक्टिव होगी तो कल को ओवैसी तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अभी तो ओवैसी हमारे बारे में बोला, चलो हमें गिरफ्तार कर लिया, हमें पकड़ लिया, जेल तिहाड़ भेज दिया। क्या ओवैसी जो जिनके बारे में बोलेगा सबको तिहाड़ भेजा जाएगा? शशि थरूर ने ट्वीट किया, हम गिरफ्तार हो गए, तिहाड़ चले गए। क्या शशि थरूर जिसके बारे में ट्वीट करके बोलेंगे उसके वो सब जेल जाएंगे? अगर दिग्विजय सिंह के कहने पर हमें भेजा गया तो दिग्विजय सिंह तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। ये पुलिस को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस का डबल स्टैंडर्ड क्यों है, वो क्यों टिकैत के ऊपर हाथ डालने से डरती है लेकिन मुझे आराम से तिहाड़ भेज देती है। वो क्यों अरविंद केजरीवाल को से पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाती है और मुझे पूछताछ के लिए बुलाती है, 24 घंटे थाने में रखती है और फिर तिहाड़ भेज देती है। हमने तो ना हमारी कोई मांग वहां पे नाजायज थी, हमने संविधान लागू करने की बात की थी, अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की बात की थी। इससे ओवैसी अगर इसको अपने तरीके से पेश कर रहा है और उसके बाद पुलिस दबाव में आके काम कर रही है तो फिर हम भी तो कह रहे हैं ओवैसी के ऊपर कार्रवाई करो, मौलाना साहब के ऊपर कार्रवाई करो, बुखारी को पकड़िए, 65 मुकदमे चल रहे हैं उसके खिलाफ, चार्जशीट फाइल करिए, उसको तिहाड़ भेजिए, जेल भेजिए उसको भी। अगर जो लोग देश के हित के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अगर टारगेट किया जाएगा इस तरीके से तो कौन आएगा सामने? कोई नहीं सामने आएगा। पूरे समाज में एक मैसेज चला जाएगा कि जो व्यक्ति पिछले 10 साल से केवल और केवल देश हित के लिए पीआईएल करता है, अगर उसको भी उठा के तिहाड़ भेज दिया जाएगा तो एक सामान्य व्यक्ति जो एक छोटे शहर में काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ लड़ाई लड़ रहा है देश के लिए या हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है, वो तो काम छोड़ के बैठ जाएगा। वो सोचेगा इससे भैया टेंशन नहीं लेना, लाओ अपना घर परिवार देखते हैं, छोड़ो, रहने तो क्या जरूरत है। हम वहां मांग क्या करने गए थे? जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो। जनसंख्या नियंत्रण कानून की पीएल मेरी सुप्रीम कोर्ट में है। हम कह रहे थे कानून घटिया है इसलिए घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ के लिए कठोर कानून बनना चाहिए और घुसपैठियों को निकालने की मेरी पीएल सुप्रीम कोर्ट में है। हमने वहां जाके कोई नई बात तो की नहीं, हमने वहां जाके केवल जंतर मंतर पे वो बातें की जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। हम तो केवल बताने गए थे कि इन विषयों पे ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है और ये होना चाहिए। अगर कोई पीएल सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है प्राइमा फेसी पूरी बहस सुनने के बाद, नोटिस इशू कर रहा है, तो इतना तो है ना कि हाँ उस मामले में कुछ है, कुछ दम है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देता। घुसपैठ 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ गए थे जब मैंने पीएल फाइल किया था, तो 2021 आ गया तो थोड़े और भी 10 लाख और भी ज्यादा हो गए। और मैं बार बार कह रहा हूं जितना बड़ा खतरा देश को जनसंख्या विस्फोट से है उतना ही बड़ा खतरा भ्रष्टाचार से। पूरी की पूरी घुसपैठ घूस के द्वारा हो रही है। बॉर्डर पे पैसा देके घुसपैठ हो रही है, फ्री में कोई नहीं घुसपैठियों को अलाउ कर रहा है, बॉर्डर पे बाकायदे पैसा लेके अलाउ किया जा रहा है। घुसपैठिए घूस देके आ रहे हैं, घूस देके राशन कार्ड बनवा रहे हैं, घूस देके वोटर आईडी बनवा रहे हैं, घूस देके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, घूस देके बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। और आपने असम में एनआरसी का हाल देखा कैसे फेल हो गई, उसका फेल होने का कारण यही था। घुसपैठियों ने 1000-2000 दे के 4-5 डॉक्यूमेंट पहले इकट्ठा कर लिया और जब रजिस्टर बनने लग गया तो 4-5 हज़ार रुपए देकर रजिस्टर में नाम जुड़वा लिया। और घूसखोरी का परिणाम यह हुआ कि घुसपैठिए भारतीय बन गए और जो भारत के असम के ईमानदार नागरिक थे उन्होंने सोचा हम क्यों घूस दें, हम तो यहीं पे हैं, हम यहीं के रहने वाले, हमारा नाम तो होगा ही होगा, उनका नाम रजिस्टर से गायब हो गया। इस आंदोलन में छुरा भोंकने वाला काम तो 15-20 दिन से चल रहा था। इस आंदोलन को असफल करने का हर प्रयास किया गया था। आपको ध्यान होगा कई लोग आके जो कहते थे 8 तारीख को आओ, 8 तारीख को आओ, 8 तारीख को, बाद में मुकरना शुरू हो गए। फेसबुक लिखने लग गए हम नहीं जा रहे हैं आप भी मत आओ, ट्विटर पर लिखने लग गए हम नहीं जा रहे हैं आप भी मत आओ। ये सब चल रहा था, 15 दिन से चल रहा था। और आपको खुद पता है कि किन लोगों ने वादा किया था हम आएंगे, वीडियो रिलीज करके कहा था हम आएंगे, लेकिन 8 तारीख को नहीं आए। किसके दबाव में नहीं आए वो ज्यादा अच्छे तरीके जानते हैं। किसने उनको वहां आने से रोका वो उसका जवाब वो दे सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन आए नहीं। ऐसे लोगों से मेरा सीधा सवाल है, आप अंग्रेजी कानूनों के समर्थक हैं या विरोधी? यदि आप चाहते हैं अंग्रेजी कानून खत्म होती है वहां आके कहने में क्या दिक्कत थी आपको? अगर आप चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बने तो ये बात आप जंतर मंतर पे आपको कहने से क्या दिक्कत थी? खुलेआम कहने से लोग सुनते, आपको भी सुनते, आपकी राय सुनते। अगर आप चाहते हैं वास्तव में भारत से रोहिंग्या घुसपैठ बाहर हो, ये बात जंतर मंतर कहने में क्या समस्या थी? मैं बार बार कह रहा हूं समस्या की चर्चा करके समस्या खत्म नहीं होगी। हम सुबह से लेकर शाम तक कहते रहे बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार हो गया, और बुखार की दवा ना खाएं तो बुखार खत्म होगा क्या? या हम बुखार की घटिया दवा खाते रहे
एक्सपायर हो चुकी है, जिस बेकार हो चुकी है, वैसी दवा खाते रहे, बुखार ठीक होगा क्या? बीमारी तब ठीक होती है जब डॉक्टर भी अच्छा हो और दवा भी अच्छी हो। बीमारी तब ठीक होती है जब वैद्य भी अच्छा हो, जड़ी बूटी भी अच्छी हो। घर तब अच्छा बनता है जब मिस्त्री भी अच्छा हो और बिल्डिंग मटेरियल भी अच्छा हो। केवल मिस्त्री के अच्छे होने से घर अच्छा नहीं बन सकता अगर बिल्डिंग मटेरियल घटिया होगा। वैद्य लाख अच्छा हो, अगर जड़ी बूटी घटिया है कभी बीमारी ठीक नहीं होगी। सर्जन कितना एक्सपर्ट हो, अगर ऑपरेशन थिएटर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अगर घटिया है, कोई फायदा नहीं होगा, बीमारी ऑपरेशन सफल नहीं होगा। वर्तमान सरकार से अच्छी सरकार कोई मिलेगी क्या हम सबको? क्या वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती, वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार हमें फिर मिलेगा कोई? यदि नहीं तो कानून बदलने की मांग करने से क्यों डरना? अगर दवा घटिया है तो क्या हमें मरने का इंतजार करना चाहिए? डॉक्टर को बताना चाहिए कि ये दवा घटिया है, दवा बदल दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप डॉक्टर से बहुत प्यार करते हैं, डॉक्टर का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जो दवा चल रही है उससे बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप मरने का इंतजार करोगे या डॉक्टर से कहोगे दवा काम नहीं कर रही, दवा बदलिए? आप क्या करोगे? आप मरने का वेट करोगे? साथियों, जो हुआ आप सब जानते हैं क्या हुआ। मैं भी उसको भूलने का प्रयास कर रहा हूं और मैं फिर आगे जो मुहिम हमने शुरू किया है उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कानून कितने घटिया है जिसकी चर्चा अभी मैंने जंतर मंतर पे किया, अब हमने तय किया है कि अगले 6 महीने के अंदर इसको 100 शहरों में करेंगे। ये कानून कितने घटिया है, इन कानूनों का क्या क्या दुष्परिणाम है और इन कानूनों का अल्टरनेट क्या है, इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए। यह अभी सहमत है, क्योंकि पूरा भारत दिल्ली नहीं आ सकता और पूरे भारत में इसकी चर्चा होनी जरूरी है। हमने यह तय किया है कि हर राज्य में कम से कम 1 प्रोग्राम, बड़े राज्य में 4 से 5 प्रोग्राम, 100 शहरों में इसका कार्यक्रम किया जाए। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप इसकी तैयारी अपने शहर में करिए। और अब हम सर्वोच्च अदालत नहीं बल्कि आपकी अदालत में आएंगे, जनता की अदालत में आएंगे। अगले 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश यह है कि ये जो विषय है, समान शिक्षा क्या है, समान चिकित्सा क्या है, समान नागरिक संहिता क्या है, जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसा होना चाहिए, धर्मांतर नियंत्रण में कैसे होगा, घुसपैठ कैसे कंट्रोल होगी, पुलिस सिस्टम जो 1860 का चल रहा है उसको कैसे बदला जाए, क्या नया होना चाहिए, 1861 के पुलिस एक्ट से क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या उसमें परिवर्तन होना चाहिए, इसकी चर्चा अगले 6 महीने के अंदर 100 मीटिंग करने का हमने टारगेट लिया हुआ है। आप भी अपने शहर में, अपने आसपास पता करिए कौन लोग हैं जो इसकी पूरी एक योजना बना सकते हैं, कौन लोग हैं जो इन विषयों से इंटरेस्टेड हैं। कोई ऐसा होगा जिसका कोई एक ऑडिटोरियम होगा, कोई ऐसा भी होगा जिसका कोई बड़ा मैरिज हॉल होगा जहां 1000 लोग बैठ सकते हो। एक ऐसी रूपरेखा बना के, और जब आप तय कर लें कि हाँ पे एक ऐसी 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर एक आप ऐसी मीटिंग कर सकते हैं जहां 1000 लोग बुलाया जा सकता हो, वहां ठीक से बैठ लोग चर्चा कर सकते हो। क्योंकि जंतर मंतर का मैंने देखा कि मैं अपनी बात तो कह सकता हूं, लेकिन जो आप लोगों के मन में कोई शंका होगी, आपके मन में जो कोई सवाल होगा, वो संभव नहीं है। वो तभी हो सकता है जब हम आपके शहर में रहें, 500 से 1000 लोगों की मीटिंग हो, जिससे अपनी बात 1 घंटे हम बात रखें और उसके बाद कम से कम 2 घंटे आप लोगों के जो सवाल हो हम उस पर सवाल जवाब करें आपस में। यही बात कहनी थी आज मुझे। बाकी विषयों पे आपको सब पता है, आपकी 1860 का कानून कितना घटिया है, 1861 का पुलिस एक्ट कितना घटिया है, 1863 का रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट कैसा है, भारत में तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 5 करोड़ मुकदमे क्यों पेंडिंग है, उसमें कैसे उसको फास्ट ट्रैक किया सकता है, ये सब इन विषयों की चर्चा 1 to 1 हम करेंगे आपसे आगे। आज इतनी सी बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप अपने शहर में एक तैयारी शुरू करिए, हम आएंगे आपसे मिलने। जय हिंद, जय भारत।